तो यहाँ पर हम लोग आज बात कर रहे हैं जंतुओं के अंदर लैंगिक प्रजनन। तो अब उसमें हम आ गए हैं यहाँ पर पुरुष प्रजनन प्रणाली। पुरुष प्रजनन प्रणाली में आप बात करेंगे कि जो मेल होते हैं, खास करके मानव के अंदर जो नर होते हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करोगे तो वहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करेंगे, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, उसमें कौन कौन से अंग होते हैं और अंगों के क्या कार्य हैं, ये सारी बातें यहां पर हम देखेंगे। तो चलिए यहां पे बात करते हैं कि पुरुष प्रजनन प्रणाली क्या है। तो पुरुष प्रजनन प्रणाली में आप देखोगे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसको कह सकते हो। यहां पर ये आप क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको हम लोग बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि पुरुष प्रजनन प्रणाली में निम्नलिखित अंग होते हैं। निम्नलिखित अंग है मतलब बहुत सारे अंग मिल करके पूरा सिस्टम बनाएंगे, पूरी प्रणाली का निर्माण करेंगे। कौन कौन से अंग हैं? इसमें सबसे पहला होता है वीर्य कोश, या जिसको आप कह सकते हो टेस्टिस। ठीक है, मेल में जो पहला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है, वो टेस्टिस है। उसके बाद है यहां पर अगर हम बात करें अंडकोश, जिसको आप बोलते हैं स्क्रॉटम। उसके बाद में अधिविषण एपिडेडमिस। उसके बाद शुक्राणु वाहिनी वॉस डिफरेंस या स्पर्म डक्ट। शुक्राणु वीर्य पुटिका, जिसको हम सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, लिंग, ये सारी चीजें हैं। तो इतने सारे ऑर्गन्स जब मिलते हैं तब जाकर के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या पुरुष प्रजनन प्रणाली का निर्माण होता है। तो पुरुष प्रजनन प्रणाली के अंग के बारे में याद रखना है, वीर्यकोश, अंडकोश, अधिविषण और शुक्राणुवाहिनी, वीर्य पुटिका, प्रोस्टेट ग्लैंड और लिंग, ये सारे ऑर्गन मिल करके बनाते हैं पुरुष प्रजनन प्रणाली। अब ये सब अंग जब मिलेंगे तो पूरा सिस्टम बनेगा, उसका एक डायग्राम होगा, उसका एक चित्र होगा, वो क्या है तो वो हम जब देख रहे हैं तो आप देखिए कि जो भी नर होता है या जो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें अगर हम, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जैसा कि आपने कहा कि सबसे पहला ऑर्गन होता है टेस्टिस। ये देखिए यहां पर ये टेस्टिस है, जिसको आप कह सकते हैं वृषण। क्या बोलेंगे? टेस्टिस, जिसको आप कह सकते हो वृषण है यहां पर। ठीक, उसके बाद में ये है वृषण कोश। ठीक, उसके बाद शुक्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, शिश्न मतलब पेनिस या लिंग, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्राशय, शुक्राशय, मूत्र नलिका। ये मूत्र नलिका और ये मूत्राशय ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। यहां पर मेन क्या है, यहां पर जैसा कि अभी आपने पीछे देखा कि बहुत सारी बात कर रही है, वीर्यकोश के बारे में बात किया तो टेस्टिस में, जिसको आप क्या कह सकते हो, वृषण कह सकते हो। अंडकोश, ये वही वृषण कोश है जिसके बारे में, जहां पर स्क्रॉटम, जहां पर टेस्टिस प्रेजेंट होता है। फिर एपिडेडमिस है। तो ये जो पहला है, पहला और दूसरा तीसरा जो ऑर्गन्स हैं, यहां पे कहीं पर मूत्र मार्ग या मूत्र नलिका के बारे में नहीं लिखा गया है, क्योंकि वो सब उत्सर्जन के ऑर्गन है, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये सारी चीजें आएंगी। तो जब आप डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम में यहां पर जब आप बात करेंगे तो ये मूत्राशय और मूत्र नलिका ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, ये पुरुष जो के अंदर जो लैंगिक प्रजनन प्रणाली है उसका अंग नहीं है। लेकिन यहां पे लिखा क्यों गया है, क्योंकि ये उस पर्टिकुलर सिस्टम के आसपास ही है, जो भी हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे जुड़ा हुआ है। और यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि ये जो वृषण है, ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर यहां पर सारे जो शुक्राणु हैं उसका निर्माण होता है। टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं, शुक्राणु। यहां पे हम लिख रहे हैं ये क्या है, ये है वृषण। ठीक है, वृषण हो गया। वृषण कहां पर होते हैं, वृषण कोश में होते हैं। वृषण की लोकेशन अगर आपसे पूछी जाए तो ये कहां पे होते हैं, ये होते हैं वृषण कोश में, मतलब स्क्रॉटम में। ये वृषण कोश में होंगे, इसकी लोकेशन है ये।
वृषण कोश क्या करता है, वो उसको टेम्परेचर देता है उसको, ताकि सही से वहां पर जो शुक्राणु है उसका फॉर्मेशन हो सके। वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं वो शुक्राणु फिर यहां से आगे निकल करके जाते हैं कहां, शुक्रवाहिनी में। ये यहां से निकल करके ऐसे जाते हैं और ये यहां पर आ जाते हैं, ये देखिए ये आ गए यहां पर। तो ये मूत्र मार्ग जो होता है वो कॉमन होता है। मूत्र मार्ग जो है उससे यूरिन भी बाहर जाती है और उसी से आपके शुक्राणु भी बाहर जाते हैं। तो यहां से जो स्पर्म बनेंगे, यहां जो शुक्राणु बनेंगे वो शुक्रवाहिनी से होते हुए आगे जाएंगे, जहां बीच में उसे शुक्राशय, ये प्रोस्टेट ग्रंथि और ये लिंग मिलेगा, जिससे होते हुए जो आपके शुक्राणु हैं वो शरीर से बाहर निकल जाएंगे। तो ये उसका चित्र है, उसका डायग्राम है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो वृषण जो होते हैं, जो हमारे टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस की लोकेशन क्या होती है, वृषण कोश, जिसको आप कह सकते हो स्क्रोटम। क्या बोलेंगे, स्क्रोटम, जो उसकी मेन लोकेशन होगी। यहां पर उसी को दूसरी तरीके से एक डायग्राम और दिखाया जा रहा है। इसमें देखिए कौन कौन सी चीजें हैं। अब यहां पर क्या देख रहे हैं आप, सबसे पहले ये मूत्राशय, फिर शुक्राशय, फिर प्रोस्टेट ग्रंथि, फिर ये कंद मूत्रपंत ग्रंथि, ठीक है। इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड्स होती है जिसमें से सिक्रीशन निकलता है, जिसमें से एक तरीके से एंजाइम्स निकलते हैं। वो सारा जो भी स्त्राव होता है वो आपके शुक्राणुओं के साथ मिल करके और फिर वो शरीर के बाहर निकलता है। फिर यहाँ पर शुक्रवाहक हैं, जिससे स्पर्म डक्ट आप कह सकते हैं, स्पर्म डक्ट हो सकती है। मूत्र मार्ग है, ये वृषण है, वृषण मतलब ये टेस्टिस है, और उसके बाद ये शिशुमुंड है, जिसे आप पेनिस बोल सकते हैं। तो ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मतलब यहाँ इसके अंदर यहाँ पे शुक्राणु बनते हैं, वो शुक्राणु बन करके बाहर निकलते हैं और इस शुक्रवाहिका से होते हुए यहाँ आते हैं और इस मूत्र मार्ग से होते हुए शरीर से बाहर चले आते हैं, ठीक है। तो ये उसका चित्र है जिसे आपको याद रखना है कि टेस्टिस जो होते हैं, जो वृषण होते हैं, उसके अंदर शुक्राणु बनते हैं और फिर वो शुक्रवाहिनी से होते हुए शरीर के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये चित्र आपको याद रखना है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। नर जनन तंत्र हम यहाँ पे देख रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे अब, वही जो आप पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ पर उसको डिफाइन किया जा रहा है कि क्या क्या उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स थे, उनके क्या फंक्शंस थे। तो सबसे पहले अगर आप शुरुआत करिएगा तो वीर्यकोश मतलब टेस्टिस, अंडाकार अंग होता है। कैसा होता है? अंडाकार अंग होता है, जो पुरुषों की उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्थित होता है ना। टेस्टिस की अगर हम बात करें तो बेटा टेस्टिस जो भी अगर आप देखोगे तो कोई भी अगर यहाँ पे शरीर अगर आप देखेंगे, मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी है, यहाँ पर आप देखोगे तो जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, पैदा होने के लिए उससे पहले वो 9 मंथ कहाँ रहता है? मदर की यूट्रस में होता है। तो जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है, जिस समय बच्चे का निर्माण उसकी मदर की बॉडी में होता है, उस समय जो टेस्टिस होते हैं वो यहाँ ऊपर होते हैं एब्डोमेन में। और जब वो बर्थ से पहले मतलब 0 से लेकर के 7 मंथ तक टेस्टिस यहाँ एब्डोमेन में होते हैं। और जब वो 7 मंथ के बाद 7 मंथ जब पूरे हो जाते हैं तो 8वें महीने में टेस्टिस यहाँ से नीचे आ जाते हैं, यहाँ स्क्रोटम इसको कहते हैं। ये एब्डोमिनल कैविटी के नीचे आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहेंगे? स्क्रोटम, ठीक है। तो यहाँ नीचे आ जाते हैं, जिससे इसका रीजन है क्योंकि वो टेम्परेचर को मैनेज करना होता है। बॉडी के अंदर का टेम्परेचर हाई होता है, वहां पर शुक्राणु का निर्माण पॉसिबल नहीं है। तो उदर गुहा के नीचे स्थित होता है। एक पुरुष में 2 वीर्यकोश होते हैं, सीधी सी बात है। कोई भी पुरुष है उसमें कितने टेस्टिस होंगे? 2। वीर्यकोश पुरुषों में प्राथमिक प्रजनन अंग है। मेन ऑर्गन कौन है? टेस्टिस, सारा काम वही होना है। वीर्यकोश का मुख्य कार्य नर यौन कोशिकाओं, मतलब जो आपके शुक्राणु का निर्माण है, नर कोशिकाओं या नर युग्मकों, मतलब शुक्राणु
का निर्माण करना होता है। साथ ही ये नर सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, मतलब ध्यान देना, ये जो टेस्टिस है ये प्राथमिक जनन अंग है, क्योंकि क्या करता है, ये नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करता है और नर सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। तो ये दो चीजों को बनाता है जो पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो है नर जनन अंग का प्राथमिक अंग है, मेन ऑर्गन है। ठीक है, तो याद रखना क्या क्या करता है, टेस्टिस शुक्राणु बनाता है और हार्मोन बनाता है। पुरुष का वीर्य कोष यौवन प्यूबर्टी के बाद से ही आजीवन शुक्राणुओं का निर्माण करता है। पुरुषों में एक खास बात यह है कि जो टेस्टिस होते हैं उसमें जब यौवन अवस्था आ जाती है उसके बाद टिल डेथ वहां पर शुक्राणुओं का निर्माण होता रहता है, जबकि महिलाओं में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर टिल डेथ तक शुक्राणु बनते रहते हैं। पुरुष का वीर्य कोष छोटे से मांसल थैली, जिसको अंडकोश कहते हैं, क्या कहते हैं, अंडकोश, मांसल थैली, ये जो अंडकोश कहलाता है, या इसी को आप कह सकते हो ना स्क्रोटम, क्या कहोगे, स्क्रोटम कहेंगे, में स्थित होता है। तो अगर कोई पूछता है कि वृषण कहाँ होते हैं, टेस्टिस कहाँ होता है, वीर्य कोष कहाँ होता है, तो आप कहोगे वीर्य कोष कहाँ होते हैं, अंडकोश में, या टेस्टिस कहाँ होते हैं, स्क्रोटम में होते हैं। ठीक है, ये उसकी लोकेशन के बारे में बात की गई। स्क्रोटम कहाँ होता है, एब्डोमिनल के नीचे स्थित होता है, शरीर के बाहर। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट क्या है कि जो भी स्क्रोटम है वो कहां है, उदर गुहा के बाहर, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। वीर्य कोष शरीर के उदर गुहा के बाहर स्थित होता है और चूंकि शुक्राणु के बनने के लिए शरीर के सामान्य तापमान की तुलना में कम तापमान की जरूरत होती है, इसलिए यह शरीर के बहुत अंदर स्थित नहीं हो सकता। मतलब टेस्टिस, जैसे मान लो अगर आप कोई बॉडी दिखा रहे हो, यहां पर एक बॉडी बनाओगे, ये बॉडी है, तो टेस्टिस अगर यहां रहेंगे, यहां उदर गुहा में, तो यहां का टेम्परेचर बेटा उदर गुहा का कितना होता है, 36 या 37 डिग्री सेल्सियस, ये सामान्य तापमान है हमारा। इस टेम्परेचर पर शुक्राणु नहीं बन सकते। ये यहां से नीचे आ जाता है और यहां स्थित होता है, इसको बोलते हैं ना उदर गुहा के नीचे। ये क्या है, स्क्रोटम है। ये क्या है, ये स्क्रोटम है। यहां का टेम्परेचर लगभग 34 या 35 होता है। तो इस टेम्परेचर पर शुक्राणु बनना पॉसिबल है, इसलिए वो यहां से यहां नीचे आ जाते हैं। अगर ये नीचे नहीं आए, मान लो कुछ केसेस में ये नीचे नहीं आ पाते हैं, तो कह सकते हो कि उस नर में जो शुक्राणु है उसका निर्माण नहीं होगा, वो कभी पिता नहीं बन सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि उदर गुहा के बाहर स्थित होने के कारण अंडकोश का तापमान शरीर के भीतरी तापमान के मुकाबले 3 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। ये 3 लिखा है, कभी कभी वो 2-3 के बीच में होता है, तो 2-3 डिग्री कम हो जाएगा ताकि वहां पे शुक्राणुओं का निर्माण हो सके। इस प्रकार वीर्य कोष शुक्राणुओं के निर्माण के लिए जरूरी तापमान प्रदान करता है। तो जो स्क्रोटम होता है, जो आपका वीर्य कोष होता है, वो एक सुटेबल टेम्परेचर देता है जिससे शुक्राणु बन सकें ताकि उनकी डेथ ना हो। शुक्राणु या वीर्य पुटिका, जिसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, ठीक है, यहां पर, और प्रोस्टेट ग्लैंड के स्त्राव शुक्राणु को पोषण प्रदान करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहां पर वीर्य पुटिका की बात कर रहे हैं, शुक्राणु पुटिका या वीर्य पुटिका आप कह सकते हो। ठीक है, तो जितने भी नर होते हैं, नर के अंदर 3 तरीके की ग्लैंड्स होती हैं, 3 ग्लैंड्स होती हैं, या 3 वहां पर ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथि होती हैं जो अलग अलग तरीके का सिक्रीशन करती है। पहली ग्रंथि कौन सी है, वीर्य पुटिका। कौन सी है, वीर्य पुटिका है। ठीक है, दूसरी कौन सी है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। दूसरी कौन सी है, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड है। और तीसरी कौन सी है, तीसरी यहां पर एक बात अभी हम लोगों ने की थी, काउपर्स ग्लैंड। कौन सी है, काउपर्स ग्लैंड। ये 3 तरीके की ग्लैंड्स या ग्रंथि होती हैं जिनसे क्या निकलता है, सिक्रीशन। ये सारा जो सिक्रीशन है जो यहां से निकलेगा वो शुक्राणुओं को
क्या देगा? पोषण देगा, शुक्राणुओं को बचाएगा ताकि उनकी डेथ ना होने पाए, उनको मैच्योर करेगा, उनको, ठीक है, उनको कह सकते हो कि मोटाइल बनाएगा, तो उसका पूरा विकसित करेगा उसको ताकि वो फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए तैयार हो सके। तो ये 3 ग्रंथियां हैं। ये क्या है? ये 3 ग्रंथियां हैं जो नर, जो जननांग है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके अंदर होती है, जिसमें से स्त्रावण होता है केमिकल्स का, ठीक है, और वो शुक्राणुओं को पोषण देता है, सुरक्षा प्रदान कराता है, ठीक है। अब इनकी लोकेशन की अगर आप बात करें तो अगर हम देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये 3 ग्रंथियां हैं, इनका काम क्या है? मूत्र मार्ग शुक्राणुओं और मूत्र के लिए आम रास्ता है। यह भी आपको तो पता है कि मूत्र मार्ग जो होता है वहीं से यूरिन भी निकलती है, वहीं से स्पर्म भी बाहर आते हैं। मूत्र मार्ग शुक्राणु को लिंग तक ले जाता है जो शरीर के बाहर खुलता है, ठीक है। तो वो पेनिस से होते हुए, लिंग से होते हुए सीमेन और यूरिन दोनों एक साथ बाहर, मतलब एक ही रास्ते से बाहर आते हैं। तो मेल में दोनों चीजें कॉमन होती हैं। प्रजनन के उद्देश्य से संभोग के दौरान पुरुष का शरीर लिंग से शुक्राणुओं को महिला के शरीर की योनि में प्रवेश कराता है। जब यहाँ पर संभोग होता है उस समय जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, वो पुरुष से निकल करके महिला के शरीर में ट्रांसफर हो जाते हैं। यहाँ पर जो आपको बताया गया किस तरीके से शुक्राणु जो है वो बाहर आते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक चीज और है कि शुक्राणु का बनते कहाँ पर है और वो कैसे मैच्योर होते हैं। वीर्यकोश से शुक्राणु बाहर निकलकर एक कुंडली के आकार वाली नली, जिसे अधिवेशन या एपिडेडमिस कहते हैं। जब कोई भी टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनते हैं, जो शुक्राणु बनते हैं, जब वो बनने के बाद बाहर आते हैं तो टेस्टिस के ऊपर ही, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे मान लीजिए कि ये टेस्टिस है, यहाँ पर ये टेस्टिस है, तो टेस्टिस के ऊपर यहाँ एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं ये। तो टेस्टिस में यहाँ पर अंदर, यहाँ अंदर शुक्राणु बनेंगे, यहाँ शुक्राणु बनेंगे, ये सब शुक्राणु यहाँ बनेंगे। यहाँ शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु यहाँ बनने के बाद यहाँ से निकल करके यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ इसमें, इसी को कहा जाता है क्या? एपिडेडमिस, या इसी को कहते हैं अधिवेशन। तो टेस्टिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, तो जो अंदर शुक्राणु बनते हैं वो यहाँ बाहर आकर के स्टोर हो जाते हैं, यहाँ वो मैच्योर होते हैं, यहाँ वो परिपक्व होते हैं। उसके बाद वो आते हैं शुक्रवाहिनी में या स्पर्म डक्ट में, और फिर स्पर्म डक्ट से होते हुए वो मूत्र मार्ग से होते हुए शरीर के बाहर चले जाते हैं। जब इस रास्ते से ये जा रहे होते हैं, वहीं पर फिर ये 3 ग्लैंड्स मिलती हैं, पहली ग्लैंड्स, दूसरी ग्लैंड्स और तीसरी ग्लैंड। जो 3 ग्रंथियां मैंने आपको बताई हैं, पहली ग्रंथि सेमिनल वेसिकल, दूसरी ग्रंथि प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरी ग्रंथि काउपर्स ग्लैंड। ये तीनों ग्रंथि बाहर जा रहे स्पर्म के साथ अपना सिक्रीशन मिला देती हैं, अपना जो भी रसायन है वो मिला देती हैं, उससे शुक्राणु को पोषण मिलता है और उसे सुरक्षा प्रदान कराते हैं। तो यहाँ बनते हैं, यहाँ जाके वो परिपक्व होते हैं, फिर स्पर्म डक्ट से बाहर आते हैं। ये तीनों ग्रंथि उसमें अपना सिक्रेशन देती हैं ताकि उनको पोषण मिल सके, सुरक्षा मिल सके। फिर वो मूत्र मार्ग और पेनिस से होते हुए लिंग के थ्रू जो है वो बाहर निकल आएंगे और संभोग के समय पुरुष के शरीर से निकल करके मादा के शरीर में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ गए? फिर यहां पर बात की गई कि जो भी शुक्राणु हैं जब वो यहाँ एपिडेडमिस में या अधिवेशन में आते हैं तो यहाँ शुक्राणु अस्थायी तौर पर रहते हैं। सीधी सी बात है, एपिडेडमिस में थोड़ी देर के लिए वो रुकते हैं। एपिडेडमिस से शुक्राणु एक लंबी नली शुक्राणु वाहिनी नली के माध्यम से ले जाते हैं। फिर एपिडेडमिस में जब वो स्टोर हो जाएंगे, टेम्परेरी वहां परिपक्व हो जाएंगे, फिर वहां से आगे निकलेंगे और शुक्रवाहिनी से होते हुए मूत्र मार्ग के थ्रू बाहर जाएंगे। तो शुक्रवाहिनी उन्हें बाहर लेके आती है मूत्र मार्ग में। यह नली ब्लैडर से आने वाले एक और नली जिसे मूत्र मार्ग यूरेथ्रा कहते हैं से जुड़ी रहती है। सीधी सी बात है, जो स्पर्म डक्ट है, जो हमारी शुक्रवाहिनी है, वो डायरेक्ट आकर के यूरेथ्रा से जुड़ी होती है। तो जो टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं वो शुक्रवाहिनी से होते हुए कहाँ जाते हैं? मूत्र मार्ग में, और फिर वहां से शरीर के बाहर निकल आएंगे। शुक्राणु नली के सहारे ही शुक्राणु या वीर्य पुटिका, सेमिनल वेसिकल कहे जाने वाले ग्लैंड्स और प्रोस्टेट ग्लैंड शुक्राणु में अपने स्त्राव को मिला देते हैं और इस प्रकार शुक्राणु अब तरल पदार्थ में मिल जाता है। पहले भी कहा मैंने
कि जब स्पर्म जो टेस्टिस में बनेंगे, जब वो शुक्रवाहिनी से होते हुए आगे आएंगे तो रास्ते में 3 ग्रंथियां मिलेंगी, वो अपना तरल पदार्थ उसमें मिला देंगी। उसी तरल पदार्थ के माध्यम के अंदर जो शुक्राणु हैं उनके साथ उसी तरल पदार्थ से शरीर के बाहर निकल आएंगे, जिसे आप कहते हो सीमेन। क्या बोलेंगे? सीमेन, या जिसको हम बोलते हैं वीर्य। आपने देखा कि किस तरीके से जो टेस्टिस के अंदर जो आपके वृषण हैं वहां जो भी शुक्राणु बनते हैं वो शुक्राणु टेस्टिस में बनते हैं और वहां से शुक्रवाहिनी से बाहर आते हैं। 3 ग्रंथियां अपना तरल पदार्थ मिलाती हैं, फिर वहां वीर्य बनता है। वो वीर्य मूत्र मार्ग से होते हुए लिंग के थ्रू शरीर के बाहर आता है और इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग कह सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ये प्रणाली है, नर प्रणाली की बात है। अब जो भी शुक्राणु बाहर निकलेगा वो कैसा होगा? शुक्राणु जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। एक शुक्राणु का जो शरीर है वो 3 भाग में विभाजित होता है। ये होता है उसका शीर्ष, ये होता है मध्य भाग, ये होता है पूंछ। 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जो शीर्ष है वहां पर सबसे बाहर आपको एक्रोजोम मिलेगा, प्लाज्मा झिल्ली मिलेगी, केंद्रक होगा, तारकाएं होंगे, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये यहाँ पर टेल कसाब होगी, अक्षीय तंतु होंगे और ये पूरा पूंछ का पार्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो शुक्राणु को एनर्जी देता है, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है जो उसको कंट्रोल करता है, यहाँ एक्रोजोम होता है जो सुरक्षा प्रदान करता है और निषेचन में मदद करता है, प्लाज्मा झिल्ली होती है जो हर कोशिका के अंदर होती है। ठीक, तो ये पूरा एक शुक्राणु का चित्र है जिसे आपको याद रखना है कि शुक्राणु में क्या क्या होता है। ठीक है, मतलब शुक्राणु जब आप बनाओगे तो क्या बनाओगे? सबसे पहले हेड बनाओगे, हेड के बाद फिर यहाँ नेक बनेगी ऐसे, और फिर एक ऐसी टेल बन जाएगी, ये ऐसे ही। ठीक है, यहाँ अंदर न्यूक्लियस होगा, ठीक, इसके ऊपर एक लेयर होगी जिसको एक्रोजोम बोलोगे। ये सबसे बाहर क्या है? ये है एक्रोजोम। ये क्या है? एक्रोजोम। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर न्यूक्लियस, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और ये टेल होगी, ये नेक बोलते हैं इसको, और ये होता है हेड। क्या होता है? हेड। तो एक शुक्राणु का चित्र आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेते हैं शुक्राणु का चित्र बताइए, बनाइए, तो ये इस तरीके से उसको आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए शुक्राणु इस तरीके से चलता है। ये एक शुक्राणु है जिसको आप देखोगे, उसमें ये हेड है, फिर नेक है, फिर टेल है, उसमें इस तरीके का मूवमेंट दिखाई देता है। तो जब भी संभोग के समय जब पुरुष के शरीर से शुक्राणु मादा के शरीर में जाते हैं तो वहाँ इसी तरीके से वो मूव करते करते वो मादा के अंडों तक पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर के निषेचित होते हैं, और निषेचन के बाद क्या है? जो युग्मनज बनता है, जायगोट बनता है, फिर आगे की कहानी जो है वो सब कहाँ होगी? वो मादा जननांग में होगी, मादा या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने क्या देखा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कुछ ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से? टेस्टिस हैं, स्क्रोटम है, एपिडेडमिस है, स्पर्म डक्ट है, और प्रोस्टेट ग्लैंड है, कॉर्पस ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल है, यूरेथ्रा है, पेनिस है। इतनी सारी चीजें हैं जहां पर जो आपका शुक्राणु है वो कहाँ बनता है? वो वृषण में, टेस्टिस में बनते हैं, फिर वहां से बाहर आते हैं कहाँ? शुक्रवाहिनी में। शुक्रवाहिनी से जब बाहर आते हैं तो रास्ते में 3 ग्रंथियां मिलती हैं, वो तीनों ग्रंथियां अपना तरल पदार्थ मिला देती हैं जिससे उसको पोषण मिलता है, सुरक्षा मिलती है, और फिर बन जाता है वो वीर्य। वो सारा वीर्य मूत्र मार्ग से होते हुए लिंग के थ्रू बाहर आता है और फिर संभोग के समय वो पुरुष के शरीर से जो एक महिला के शरीर में ट्रांसफर हो जाता है। फिर आगे की जो कहानी है वो हम उसके पढ़ेंगे कि फीमेल के अंदर क्या क्या उसका होता है। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, उसके लिए आप क्या पढ़ेंगे? मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में क्या क्या चीजें होती हैं, वो कैसे कार्य करता है, इसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब मादा जनन तंत्र।